नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं आज। और मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतवासी को, क्योंकि भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो टेक्नोलॉजी का हब बन गया है। भारत में अब आप सोचो कि जिस देश में 90 करोड़ मोबाइल हों, मतलब सिम कनेक्शन हो, 140 करोड़ की आबादी में 90 करोड़ या उससे ज़्यादा लोगों के पास फ़ोन हो, तो ऐसे समय पर और मज़े की बात यह है कि इसमें से भी लगभग 90% लोगों के पास स्मार्टफ़ोन हो। तो वो स्मार्टफ़ोन के विषय में, कानून के विषय में हम सब जान ही रहे हैं कि केंद्र की सरकार बहुत पहले से सजग है। उसने आईटी रूल्स बना दिए, आईटी रूल्स में कंपनियां, आईटी रूल्स में ऐप, आईटी रूल्स में, और ये प्रभावित ना कर सकें। ऐसा कोशिश करते हैं लेकिन संभव हो नहीं पाता, क्योंकि हम ही वो ऐप डाउनलोड करते हैं और ऐप डाउनलोड करके हम ही उसको परमिशन देते हैं। क्या इसका कोई चुनाव पर प्रभाव हो सकता है? देखिए, एक बात तो कन्फर्म लग रही है, क्योंकि भारत विश्व में इस समय सबसे तेज गति से चलने वाला देश है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, सबसे ज़्यादा युवा पॉपुलेशन वाला देश है। और भारत में जो इंटेलिजेंसिया है भारत के लोगों की, चूँकि भारत में बड़ी तादाद में यूनिकॉर्न बन रहे हैं, भारत में 20-20 हज़ार कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं, भारत में इस समय स्टार्टअप और स्टैंडिंग इंडिया, स्टार्टअप्स का भरमार है। भारत अब मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की तरफ अग्रसर है। भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बनने को तैयार है या बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में चाइना को हम लगभग पीछे छोड़ने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में पूरे विश्व की आशा आकांक्षा भारत के प्रति है। क्यों नहीं पूरा विश्व हमसे संबंध तोड़ पा रहा है? भारत लगातार उनको उनकी स्थिति बताता रहता है। अमेरिका कोई बात कहे, लेकिन भारत अपने हिसाब से निर्णय लेता है। भले ही भारत के अंदर और विश्व के कई कंट्री इजराइल फिलिस्तीन के मामले में भारत की विचार से सहमत ना हो, लेकिन भारत अपना निर्णय ले रहा है। भारत अपने हितों को प्रथम स्थान पर रखता है। आज भारत वो नहीं है जहां पर कभी फाइनेंस मिनिस्टर विदेशी या आईएमएफ या आईबीआरडी के कहने पर बदले जाते थे। आज वो भारत भी नहीं है जहां पर बजट के रिफॉर्म कोई और तय करता था। आज वो भारत नहीं है कि विश्व के किस कंट्री के साथ हमारे संबंध हों, वो कोई दूसरा कंट्री हमको दबाव में ले ले। आज भारत वो नहीं है कि क्वाड की बैठकों के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर के साथ भारत कोलैबोरेशन करके क्वाड्रिलेटरल बनाए, क्वाड नाम का संगठन बनाए, और चाइना ये कहे कि उसके हितों के खिलाफ है, तो सरकार क्वाड को ठंडे बस्ते में डाल दे। आज सरकार वो है, वो कहती है कि कोई कंट्री हम पर दबाव नहीं बना सकता। हिंद महासागर में सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा काम है, ये कोई पड़ोस का चाइना नहीं तय करेगा। आज भारत वो भारत है जो अपनी इकोनॉमी के विश्व भर में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पांचवी बड़ी इकोनॉमी, और जिस स्पीड से ग्रोथ चल रही है उससे आईएमएफ में बैठी हुई लॉबी भी भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए और भारत को कैसे उसकी ग्रोथ को डाउन दिखाया जाए। मैंने कल वो एक स्टेटमेंट भारत के जो परमानेंट डायरेक्टर हैं, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके हवाले से उनके बयान पर एक पूरा विश्लेषण किया था कि कैसे आईएमएफ में वो जो कैलकुलेशन है वो कुछ और बताती है और 2% कम करके बताया जाता है, जबकि उसके बाद 2% ग्रोथ भारत की वैसी ही निकलती है जैसा कि कैलकुलेट किया गया था। लेकिन भारत में कुछ और दिखाया जाए, भारत में इन्वेस्टमेंट ना चला जाए, भारत लोगों को आकर्षित ना कर ले, क्योंकि व्यापारी का अपना स्वभाव है। बड़ा कम व्यापारी राष्ट्रीय चरित्र का होता है। व्यापारी इस चरित्र का होता है कि उसको लाभ कहाँ मिलेगा, कौन से कंट्री के साथ लाभ मिलेगा। चाइना जैसे देशों ने पूरे विश्व की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके कंपनियों को लेना, फिर उनके रेट्स को हाइप करना, फिर उनसे पैसा निकाल लेना। मतलब चाइना जैसे देश
क्या न कर ले, और ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कभी एनजीओ गैंग काम किया करते थे। उसमें केजरीवाल उस एनजीओ गैंग से निकले हुए एक प्रोडक्ट है। आप देखिए, एक 2 करोड़ आबादी का का नेतृत्व करने वाले, या 2 करोड़ आबादी में मुख्यमंत्री या सुपर मेयर पूरे देश को कैसे डिस्टर्ब करता है, कैसे वो खालिस्तानियों से सपोर्ट लेता है, कैसे पंजाब में सरकार बनाता है, कैसे वो मदरसों और वक्फों का खेल खेलता है, किस प्रकार से चर्चों का खेल खेलता है। उस व्यक्ति, वो व्यापारी, उसकी जो प्रजाति है वो व्यापारी प्रजाति है, और व्यापारी प्रजाति का मतलब लाभ कहाँ है, ऐसा सोचना। बहुत कम व्यापारी होते हैं जो राष्ट्र विषय, हालांकि मोदी जी भी व्यापारी समुदाय से आते हैं, अहमदाबाद से हैं, लेकिन अगर व्यापारी को राष्ट्र समझ में आ जाए तो टाटा भी अपना ट्रक पाकिस्तान को देने को मना कर देता है और कहता है कि पाकिस्तान को नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि वो पाकिस्तान में बैठा व्यक्ति अगर ट्रक लेगा, पाकिस्तान सरकार हमसे ट्रक खरीदेगी तो हमारे ही देश के विरुद्ध इस्तेमाल भी करेगी, इसलिए कितना ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो हम नहीं लेंगे। ऐसे व्यापारी हैं, लेकिन जनरली व्यापारी उधर भागता है कि भाई हमें लाभ कहाँ मिलेगा। वो या तो सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता, छोटा व्यापारी तो इतना नहीं बड़ा स्केल नहीं सोच सकता। बड़े व्यापारी ज़रूर बड़ा स्केल सोचते हैं, तो उन पर भारत के अंदर भी तमाम तरह के एनजीओ सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं कि भाई अंबानी क्यों बढ़ रहा है, अडानी क्यों बढ़ रहा है, टाटे क्यों बढ़ रहे हैं, बिरले क्यों बढ़ रहे हैं, ये यूनिकॉर्न भारत में 100 यूनिकॉर्न कैसे तैयार हो गए, मतलब हजारों करोड़ की इंडस्ट्री भारत में तैयार कैसे हो गई। भारत के पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी कहीं से लेना, तो भारत सरकार ने अपना तरीका अपना लिया, और वो तरीका ये है कि हम कंसल्टेंसी किसी से करवाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग भारतीय कंपनियों से करवाएंगे। हम कर रहे हैं, लेकिन ये सब उन देशों को, जिन देशों को ये प्रभावित कर रहा है, उन देशों को ये रास नहीं आएगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि राष्ट्र भी, कोई देश भी अपनी सेंट्रल इकोनॉमी को ध्यान में रखता है कि वो भी, क्योंकि हम उनके सब पार्ट होते हैं, तो वो भी ये सोचता है कि मेरे देश में, मेरे देश से ये व्यापार उधर जा रहा है तो कैसे वापस आए। और जो राष्ट्र प्रथम की पॉलिसी लेकर आया, कोई प्रधानमंत्री है, कोई देश का मुखिया है, उसको कैसे सबोटेज किया जाए, उसको कैसे डाउन किया जाए, कैसे सरकारें बदली जाए। ये 2004 में हमने सबने देखा, और 2004 से 2014 को हमने सबने भुगता भी। हमने वो भी भुगता जब सदाशिव राव मराठा सेना लेकर अब्दाली से लड़ने गए, और अब्दाली को बुलाने वाले लोग भी भारतवर्ष के ही थे। लड़ाई के लिए बुलाया था, बाद में अब्दाली ने कहा कि हम तो रोंद के यहाँ लूटपाट करेंगे। और सदाशिव राव जब पानीपत की लड़ाई लड़ने गए तो वहाँ लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा कि भाई ये तो कहीं सतारा और उधर पुणे से आए लोग हैं, ये कहाँ पानीपत, कहाँ हरियाणा का फ्लेवर, कहाँ उत्तर भारत और कहाँ पश्चिमी भारत, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तराइन की लड़ाई में भी कुछ ऐसे ही था, और पानीपत की लड़ाइयों में भी कुछ ऐसे ही हमको दिखा। तो आप सोच कर देखिए कि भारत में अंदर का वर्ग भी, ये खेल आज पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा से होता है, लेकिन ये भी है कि अब्दाली अंदर के लोगों को प्रभावित करेगा। भारत में जो सत्ता बैठी है उस सत्ता को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि वो सत्ता उनके हितों को भारत में रोक रही है। कौन कौन से तरीके अपनाए जाएं। अब भारत सरकार ने एफसीआरए लागू कर दिया, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में आप भारत में जो भी डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं तो आप बताइए कि आप कौन से ह्यूमन राइट के नाम से, फंडामेंटल राइट्स के नाम से भारत में आए हैं, और उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपने किसको किसको हायर किया है, आपने किसको किसको पैसा दिया है, कितना पैसा दिया है, क्यों पैसा दिया, उसका क्या परिणाम हुआ, और पैसा भी पर्टिकुलर अकाउंट में आएगा। लेकिन फिर भी वेस्टर्न यूनियन और जो तमाम तरह के पेमेंट गेटवे हैं, इंटरनेशनल गेटवे, उनके माध्यम से पैसा आता ही है। अब वो इंस्टीट्यूशनल पैसा बंद हो गया, तो अब वो पैसा किसी और रास्ते से आता है। हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले मित्र हैं नवल किशोर जी, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उन्होंने इस पर पूरी एक रिसर्च की,
हालांकि हम इतना समय नहीं दे पाते कि उनकी बात को समझ पाएं, लेकिन फिर भी उनके पास इतना सारा डेटा है जिसमें वो कहते हैं कि विदेशी फंडिंग एफसीआरए के नियम लागू होने के बावजूद इंडिविजुअली आ रही है। खाड़ी में काम करने वाले लोग भारत में पैसा वेस्टर्न यूनियन और तमाम तरह के जो गेटवे हैं उनसे भेजते हैं, टुकड़ों में भेजते हैं। भारत सरकार उस पर भी बैन लगाने के लिए तैयार है, उस पर भी विचार करने को तैयार है कि आखिर जो पैसा भारत में किसी माध्यम से आता है वो पैसा को क्रॉस एग्जामिन किया जाए कि आखिर कहाँ जाता है, जिसके लिए आता है उसके पास जाता है, कहीं और जाता है, कुछ और इंस्टीट्यूशनल उनमें जाता है। जैसे तबलीगी जमात का भारत में कॉन्फ्रेंस हुई तो मलेशिया से लोग आए, इंडोनेशिया से लोग आए और तमाम पैसा यहाँ के इंस्टीट्यूशंस में भेजा गया। अब वो आया तो इंडिविजुअल नाम से, क्योंकि भैया तबलीगी जमात का व्यक्ति यहाँ जमात में पार्टिसिपेट करने आया। लेकिन अगर एक व्यक्ति मस्जिद में रहता खाता है तो उसका महीने भर की कॉन्फ्रेंस होती है, महीने भर का उनका जमात लगती है, उस महीने भर की जमात में कितना खर्च करता है, लेकिन लाता तो वो बीसों हजार डॉलर है। वो बीसों हजार डॉलर यानी कि लाखों करोड़ों रुपया किस लिए आता है, कहाँ जाता है, किन कामों में खर्च होता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये जो एनजीओज को हमने बैन लगाया, तमाम तरह की कंपनियों को बंद किया, तमाम तरह के विदेशी इन्फ्लुएंस को बंद किया, सोशल मीडिया पर भी हमने आईटी रूल्स बनाकर उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी होता तो है ही। वो इंटरवेन तो करते ही हैं, वो तमाम तरह की न्यूज़ें तो छापते ही हैं, वो तमाम तरह की कंपनियां जो भारत में इन्वेस्टमेंट करने आती है, फोर्ड फाउंडेशन जैसी, वो कंपनियां भारत में आती तो हैं, आने के साथ वो अवैध गतिविधियां भी सोरस की तरह लाती हैं। जॉन सोरस यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करता ही है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा भी करता है। आखिर ये सब कुछ चल ही रहा है, सरकार पूरी शक्ति के साथ उससे लड़ रही है, नहीं आने दे रही है। तो अब जो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, उसका जो स्टेटमेंट आया, वो अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। आप सोचो, इसी बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया का प्रादुर्भाव हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया की खोज हो गई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया एक अनुमान लगाने की मैकेनिज्म है जो अनुमान आसानी से लगाती। कभी हम क्या करते थे, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स किया करते थे, भाई ऐसा है तो ऐसा है, और हमारे आईएएस के, पीसीएस के और जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबने स्टैटिक्स का हम गेम खेलते हैं, उसके आधार पर एग्ज़ाम लेते हैं। क्या हम वो सोच पा रहे हैं कि इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, इसकी आकृति के बाद कौन सी आकृति आएगी, इसका कैलकुलेशन कहाँ पर जाएगा, इनके मैथमेटिकल क्या मस्तिष्क काम करता है, क्या अंक गणित हमको आती है, क्या इकोनॉमिक जो फॉर्मूले हैं उनके आधार पर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। ये सब क्या था, ये मैनुअली हम माइंड चेक करते थे। अब इस तरह से माइंड चेक करके हमने भर्ती कर ली। हमारे पास रेलवे में, एसएससी में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तमाम तरह के ऑफिसर्स भर्ती, तमाम तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की भर्ती, हम ये सब चेक करते थे कि वाकई में इंटेलिजेंसिया है कि नहीं। वो इंटेलिजेंसिया चेक करते थे और हम कहते थे ये बेस्ट पर्सन है, इनकी इंटेलिजेंसिया हमने चेक कर लिए, अब ये इसमें भाग लेंगे और ये देश को सही से चलाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां तक काम कर सकती है। जो कैलकुलेशन हम 100 लोग मिलकर महीनों में करते हैं, वो एक क्लिक में कैलकुलेशन होता है और बताता है इसका ये रिजल्ट निकलेगा। दूसरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक बड़ा भारी समस्या खड़ी कर दी है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, इस पर बीच बीच में आप सोचो कि मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें थंब इंप्रेशन कहां से आ जाता है, इसमें डाउन इंप्रेशन क्यों आ जाता है। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया है, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, मैं बोल रहा होता हूँ, लेकिन अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारे इस सिस्टम पर है, लाइव में जा रहा हूँ, तो अपने आप थंब इंप्रेशन, ये कभी गुब्बारे फूटते हैं, कभी कुछ फूटता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बहुत मैंने अपनी टीम से कोशिश की, कहा कि भाई ये सब बंद करो, कहाँ से आता है, लेकिन ये होता है। वो हमको कोई रीड कर रहा है, वो हमको कोई सुन रहा है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बन रही है, हम बोल रहे हैं, वो
इन राइटिंग स्पीच रिकॉग्निशन के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाकर वो स्पीच रिकॉग्निशन करके टाइप कर रहा है। उसके आधार पर कुछ जो आपने बोला सोशल मीडिया पर, जो आपने डाला किसी वेब पर, वो रीड करता है। आपने कुछ भी डेटा कहीं इधर से उधर ट्रांसफर किया, आपने जीमेल मेल का इस्तेमाल किया जो सार्वजनिक चलती है, आपने भेजा अपने किसी खास को, वो अमेरिका में गया, वहां उसने रीड कर लिया। रीड करते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये गड़बड़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका रास्ता बता रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बता रही है कितने मिनट में कहां पहुंचने वाले हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बता रही है कि आप पिछले साल एक वर्ष में कौन कौन से मंदिरों के दर्शन करने गए, कितने शहरों में रहे, कितने घंटों तक रहे और कितने दिनों तक रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रही है कि आपकी कार इस समय कहां पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रही है कि कौन से 5 लोग एक स्थान पर बैठकर क्या चर्चा कर रहे हैं। यानी कि हमारा कुछ बचा नहीं। मोबाइल मेरी जेब में है का मतलब है कि एक स्पाई एजेंसी मेरे साथ है। जितने ज्यादा गैजेट्स हमारे पास आ गए, उतने गैजेट्स सब जासूसी कर रहे हैं। गलवान के समय पर भारत सरकार ने चाइना के बहुत सारे ऐप्स डिलीट करवा दिए, यहां उनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया। बहुत सारे गेम्स उनके डी रिकॉग्नाइज कर दिए, सब जासूसी करते थे। यहां तक कि मेटल के खिलौने भारत में बैन कर दिए। मेटल इंपोर्ट पर हमने, मेटल के जो आइटम है उनके इंपोर्ट पर हमने सवाल खड़ा कर दिया। ऐसे बहुत सारे काम किए। लेकिन राजीव गांधी जिस समय कंप्यूटर भारत में लाए थे, चिल्ला चिल्ला के बोल तो रहे हैं कि हम ले आए, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत भी भारत में आ गई। लोगों को आराम है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं, लेकिन एक जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कुछ सालों से आई है, तब से किसी को कुछ नहीं करना, सब डेटा अपने आप आता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया का डेटा केवल इस्तेमाल हो यहां तक रुक जाए, ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि अगले ये जो वर्ष चल रहा है, इसमें विश्व के 50 से ज्यादा देशों में इलेक्शन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ताइवान के चुनाव को अमेरिका ने प्रभावित किया, चाइना ने प्रभावित किया। चाइना हमारे भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए हाई लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का दावा है। हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने सर्वर 34,000 लगा रखा है। यानी कि उनके यहां कोई डेटा जाएगा तो पहले उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया या उनके यहां वो स्कैन होगा, स्कैन होने के बाद देश में घुसेगा। लेकिन हमारे देश में तो इंटेलिजेंस ये इंटरनेट के बॉर्डर खुले हुए हैं, हम तो इंटरनेशनल हो गए, हमारा कुछ भी सीक्रेट नहीं बचा। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट कह रहा कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया से वो वीडियोस जो मैंने गुस्से में किसी को बोला, वो चिट्ठियां जो मैंने गुस्से में किसी को लिख दी, वो चिट्ठियां जिससे मेरे झगड़े की डिस्क्लोज हो रहा है, वो चिट्ठियां जिसमें मैंने कोई चिंता किसी को जताई है और उसको भेज दिया, वो मेल जो मैंने अपनी चिंता जताते हुए किसी को लिखा, वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जहां मैं प्राइवेट मैसेज किसी को भेजता हूं, वो सोशल मीडिया का मोबाइल फोन जहां मैं कुछ कहता हूं, बोलता हूं, सुनता हूं, मैसेज लेता हूं और देता हूं, वो सब रीड कर रहे हैं। और रीड करने के आधार पर किन चीजों से भारत के चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उस तरह का डेटा जो कि डेटा नहीं निकलना चाहिए, वो डेटा निकालकर, वो वीडियोस बनाकर, वो एनिमेशन बनाकर, वो एनिमेशन और बाकियों को मिलाकर वो वायरल कर रहे हैं। हमको लगता है मेरे व्हाट्सएप पर आया, लेकिन सोर्स कहां से होगा कोई, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल नंबर बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। वो हमको कहीं ना कहीं ये शिथिल हो जाए, भारत का समाज चुनाव में शिथिलता के साथ बैठ जाए, इसलिए भारत के राष्ट्रवादी लोगों की बातों को सबटेज करना और भारत में निगेटिविटी को इतना, राक्षसी स्वभाव को इतना बढ़ाकर प्रेजेंट करना कि जो राष्ट्रीय स्वभाव देवतुल्य जो काम करने वाले हैं वो डेमोलाइज हो जाएं और सोच लें कि भैया अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, बैठना उचित है, चुपचाप बैठ जाओ।
देश को प्रभावित कर रहे हैं। आप सोचिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि भारत के चुनाव को नए तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया के माध्यम से पूर्ण रूप से चाइना सक्रिय है और भारत के चुनाव को प्रभावित करना चाहता है, ताकि भारत में सरकार उनके मनमाफिक बैठ जाए, और उनके मनमाफिक बैठे तो वही कालहाल शुरू हो जो 2004 से 14 में था कि भारत केवल इंपोर्ट करता था, अपनी जेब का पैसा चाइना को दे रहा था। हम एक्सपोर्टर नहीं थे, हम सिर्फ इंपोर्टर थे, और भारत अपना सोना बारंबार गिरवी रखने के लिए मजबूर हो जाए, भारत इतना कमजोर हो जाए, भारत खुद में मैन्युफैक्चरिंग हब ना बन पाए, भारत में इन्वेस्टमेंट ना आए, भारत में गृह युद्ध हो जाए, भारत में कलह हो जाए, भारत इतना डिस्टर्ब हो जाए कि चाइना को भारत में घुसने का अवसर मिल जाए। इस स्तर पर वो राष्ट्रीय चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। दुर्भाग्य हमारा है, सरकार भले ही 10 साल से इंटेलिजेंसिया की बैठी हो, लेकिन वो 10 साल की सरकार ने भी वो नहीं किया जो कि कानून है। यूरोपियन कंट्री अपने यहां इलेक्ट्रॉनिक कोड पास करते हैं, अमेरिका अपने यहां एक कोड पास किए हुए है, नहीं घुसने देते वो अपने यहां। वो उनके यहां एक वायर भी, उसकी भी अपनी एक रेगुलेशन है, उनके यहां कोई चिप बनती है उसका रेगुलेशन है, अगर उसको कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो कंपनी बंद कर देते हैं। भारत में हमने केवल आईटी रूल्स बना दिए तो तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तमाम इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भारत में घुस आए, और अभी भी हम आईटी रूल्स को सही से कड़ाई से लागू नहीं करवा पाए। तो सोचकर देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है, क्या वो भारत के चुनाव को प्रभावित कर रहा है, भारत के लोगों को निष्क्रिय बना रहा है, भारत के लोगों को घर बैठने के लिए इस उत्सव में मजबूर तो नहीं कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हम अपने ही देश में अपने ही राष्ट्रीय पर्व जो हम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन ये 5 वर्ष में एक बार मनाते हैं, ये पर्व अगर सही से मन जाता है तो हम पर्व मनाने लायक रहेंगे। नहीं तो पर्व तो 1000 वर्ष तक आपने कौन से मनाए? ये सब कुछ, ये देखिए मैं जो कह रहा था, ये साइन आया, ये कहां से आया, किसने भेजा, मुझे नहीं मालूम। आपको किसी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो नीचे एक मेल एड्रेस लिखा, उस पर लिखकर हमको भेजिए, ताकि इसको हम बंद कर सकेंगे। वो कैसे हमारे कंप्यूटर में घुसेंगे, जबकि हमने इसको डेटा इस समय ऑफ है, मतलब इंटरनेट ऑफ है, फिर भी हमारे यहाँ हम मतलब सिस्टम पर कुछ है, कोई सॉफ्टवेयर है, नहीं समझ पा रहे हैं, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कई दिनों से हो रहा है। क्या आप इस चुनाव को डिस्टर्ब देखना चाहते हैं? कहीं आप ये सोच के तो नहीं बैठे हैं जो होगा वो अच्छा ही होगा, जैसा अब्दाली के समय पर देखा गया था और भारत 1000 वर्षों तक गुलाम रहा? कहीं आप वो तो नहीं सोच रहे हैं जब अंग्रेज भारत में घुसा था तो ठीक है, कोई बात नहीं, अंग्रेजों के लिए हम काम करेंगे, हमें पैसा मिलना चाहिए, वो उस स्थिति से तो नहीं गुजर रहे हैं जिसमें आने वाली पीढ़ियों ने वो कष्ट भोगा हो? कहीं हम ऐसा तो नहीं है मुगलों का साथ, अफगानों का साथ देने के लिए कुछ लाभ के लिए आगे बढ़ गए हों? ध्यान रखिएगा, सत्ता के साथ देश के विचारों में प्रभाव पड़ता है, देश के स्वभाव में प्रभाव पड़ता है, देश की प्रकृति में प्रभाव पड़ता है, देश की स्वस्थता में प्रभाव पड़ता है। इसलिए एटलीस्ट चाइना जैसे देशों को तो हम भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नहीं निकलने दें। ऐसा कैसे होगा? माइक्रोसॉफ्ट ने तो खुला कहा कि वो बहुत बड़े स्तर पर भारत को डिस्टर्ब कर रहे हैं और वो विश्व के बहुत सारे कंट्रियों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। बाकी सब निर्णय आपको करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।